Hello, dear students. Welcome to this 13th lecture of management under organizational management. In the previous lecture, we have discussed about types of organization, where we have learned about functional organization and project organization. So today I am going to start departmentation. Okay, so under departmentation, uh, एक second, I would like to take pencil. Okay, so under departmentation, fundamentals and types of departmentation, centralized, decentralized, that is the centralization, decentralization would be discussed. So let us start with the learning outcome of this session. So after this session, students will be able to explain the term departmentation, describe centralized and decentralized system, distinguish between centralized and decentralized system, and differentiate between delegation and decentralization, and write the methods of डिपार्टमेंटेशन. तो ये सारी चीजें जो है एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी इस व्याख्यान के बाद। तो शुरू करते हैं हम डिपार्टमेंटेशन। यानी डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है विभागीकरण, यानी डिफरेंट डिफरेंट विभाग में बांटना ही डिपार्टमेंटेशन है। जब किसी एक तरह की एक्टिविटी होती है, डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसमें से बहुत सारी एक्टिविटी सिमिलर टाइप्स की होती है। तो जब हम किसी सिमिलर टाइप्स की एक्टिविटी में ए ग्रुप 1 में, अनदर सिमिलर टाइप्स की एक्टिविटी जो है उसको ग्रुप 2 में, इस तरीके से बांट करके डिफरेंट डिपार्टमेंटेशन करते हैं, विभाग बनाते हैं, ताकि वर्क को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर सके। तो अब हम इसको डिपार्टमेंटेशन क्या है उसको समझते हैं। उसका मीनिंग, मतलब डिफिनेशन और मीनिंग of departmentation. So departmentation is the process of classifying and grouping the similar activities of an enterprise into different units and सब यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि डिपार्टमेंटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कि एक तरह की एक्टिविटीज को, जिससे को बताता है किसी भी संस्थान के, उद्योग के एक तरह की एक्टिविटी को डिफरेंट यूनिट और सब यूनिट में डिवाइड करते हैं, ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो सके। तो ये है डिपार्टमेंटेशन। ओके, सेकंड, दूसरे टाइप से इसको कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ classifying an organization on the basis of department or similar activities to facilitate planning, controlling is called departmentation। यानी ये भी वही बात बोल रहा है कि एक सिमिलर एक्टिविटीज को उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि उसकी एक्टिविटीज के बेसिस पे हम डिफरेंट ग्रुप में बांट दें और क्लासिफाई कर लें कि ये ग्रुप इस टाइप की एक्टिविटी में लीन है, ये इस टाइप की एक्टिविटीज में है। तो ताकि उसका जो है इफेक्टिव कंट्रोल और प्लानिंग सही ढंग से किया जा सके, ताकि वर्क को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके। एंड थर्ड पॉइंट दैट इज द about departmentation is the process. Departmentation is the process of dividing a large monolithic functional organization into a small and flexible administrative unit। यानी यहाँ भी वही बोलता है कि जो डिपार्टमेंटेशन है वो बड़ी एक मतलब मोनोलिथिक, एक अखंड कार्यात्मक जो संगठन है उसकी छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांट दे, ताकि जो है विभाजित करने की प्रक्रिया है, ताकि इफिशिएंटली और इफेक्टिवली उस वर्क को हम संचालित करें विदाउट एनी डिले। तो डिपार्टमेंटेशन से हम लोग तीनों डिफिनेशन से हम जो देखे उससे यही पता चल रहा है कि यह एक बड़ा सा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो लोग सिमिलर, जो एक्टिविटी सिमिलर टाइप की होती है उसको एक ग्रुप में, अनदर जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटी है उसको दूसरे ग्रुप में, ऐसे बांटकर डिपार्टमेंटेशन करते हैं, ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही हो पाए, उसका जो है कि वर्क स्मूथली हो पाए और अकॉर्डिंग टू विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट हो जाए। तो यही इसका डिपार्टमेंटेशन है। आप तीनों डेफिनेशन से यही पता चलता है। अब आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। अब ये डिपार्टमेंटेशन हम जो करते हैं इसका फंडामेंटल्स क्या है, यानी क्या आधार है इनका। तो फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन। So methods of departmentation should be such that it has to end the benefit of a specialization।
मतलब कहता है कि हमें इस तरीके से डिपार्टमेंटेशन करना चाहिए कि इसका जो स्पेशलाइजेशन, उसमें जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिले। एंड बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन बी सिक्योर्ड if total effort required to be undertaken by enterprise is divided into functional and फंक्शन और सब फंक्शन। तो यदि इसको फंक्शन और सब फंक्शन में यदि डिवाइड करता है, तब उसका स्पेशलाइजेशन जो भी है उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट लोग उस जिस भी एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, उनको उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में असाइन ड्यूटी करके उनकी जो इफिशियंसी है, जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है, उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। Again, that is the coordination. So coordination, under coordination, the work is carried on in number of department. यानी जो coordination है, इसमें कई विभागों में काम किया जाता है. So there must be proper mechanism for coordinating the activities of different departments. ओके, सो इसलिए विभिन्न विभागों की जो गतिविधि हैं, डिपार्टमेंट, सो टू इनेबल द एंटरप्राइज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली। अर्थात इनका कहना है कि इसलिए जो विभिन्न विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक उचित तंत्र होनी चाहिए, ताकि इंटरप्राइज जो है अपने उद्देश्य को, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। दैट इज द कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय की जरूरत होती है। और नेक्स्ट, दैट इज थर्ड पॉइंट, इज द कंट्रोल। अच्छा कंट्रोल हो, इसलिए ये भी एक फंडामेंटल उसका है कि इस कंट्रोल अच्छे से हो, इसके लिए डिपार्टमेंटेशन किया जाता है। सो पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटेशन इज टू इनेबल फंक्शन इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। यानी ये कहता है कि विभाग का जो उद्देश्य है, वो है कार्य को कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ना, enable the function efficiently and economically. So the departmentation should provide the effective control of activities performed in different department. इसलिए जो विभाग है, वो विभिन्न विभागों में की गई गतिविधियों पर इफेक्टिव कंट्रोल रखता है, यानी कि नियंत्रण प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। मतलब एक चीज करने, जो भी हम जब छोटे-छोटे यूनिट में डिवाइड होगा, उस यूनिट का, हर यूनिट का एक हेड रहेंगे, तो उससे इफेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक इसका आधार है। Fourth point, that is the economy. So expenditure involved in introducing departmentalized organization is also another factor to be considered. So the type of departmentation, it should not result in excessive financial burden on enterprise. यानी ये कह रहा है कि जो विभागीय जो संगठन शुरू करने में शामिल जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो एक अन्य कारक माना जाता है। इसलिए जो उपयोग किए गए विभाग के जो परिणाम स्वरूप जो एक्सपेंडिचर है, वो यानी जो खर्च है, वो एक्सेस बोझ नहीं होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि इट वुड नॉट रिजल्ट इन एक्सेस फाइनेंशियल बर्डन ऑन एंटरप्राइज। तो इसका नहीं कि एक्सेस फाइनेंशियल बर्डन एंटरप्राइज पे हो जाए, फिर उसका मीनिंग नहीं रह गया। हम उसी लिए कर रहे हैं कि हर चीज रिड्यूस हो। Then fifth point is the group work. So before the management decide on any a scheme, scheme of departmentation, it should make certain preparation and prepare the ground. पहली तो ये है कि जो भी ये क्या बोलते हैं, डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करता है डिपार्टमेंटेशन के लिए, तो पहले उसको तो तैयारी अपनी कर लेना चाहिए और एक सर्टेन ग्राउंड बनाना चाहिए, ताकि जो है कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्क इन सेम रूम और इवन ऑन द कॉमन ऑब्जेक्टिव में बी कॉल्ड ग्रुप ना। अच्छा, ये चीज ये हो, इसलिए इसकी जरूरत है ग्राउंड बनाने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स है, उसको सही तरीके से मीट किया जा सके। एक्चुअली जो ग्रुप वर्क, जैसा ग्रुप वर्क होता क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन सेम रूम या इवन ऑन द सेम ऑब्जेक्टिव में बी कॉल्ड ग्रुप ना। तो वहाँ भले डिपार्टमेंटेशन किसी इंटरप्राइज या कंपनी में डिफरेंट हो, लेकिन सबकी ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। तो ये चीज हो जाती है। अब जो है कि इन सिमिलर टर्म, सॉरी, इन सिंपल टर्म, द ग्रुप प्रोसेस लीड टू अ स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन।
अब देखिए, जो ग्रुप प्रोसेस है, वो स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन यानी जो वार्ता यानी संचार करने का एक मनोभाव, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कॉमनली अंडरस्टूड द प्रोसीजर यानी संचार, सहयोग, समन्वय और जो है कि ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले प्रोसीजर है, ठीक ना? उसको इंडिकेट करता है। तो इफ दिस इज़ प्रेजेंट विदिन ग्रुप ऑफ पीपल देन देयर परफॉर्मेंस विल बी एनहांस्ड बाय देयर म्यूचुअल सपोर्ट। तो जब बोथ प्रैक्टिकल और सोशल, तो जब उनका म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगा। तो इससे कहीं न कहीं जो है पार्टिकुलर जो कंपनी है, जो पार्टिकुलर एंटरप्राइज़ है, उसके लिए ये बेनिफिशियल है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन जिसको जो है मेथड्स या फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन भी बोलते हैं। तो यही अब टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन में द फर्स्ट टाइप इज़ द डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन। सो डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन का जो मीनिंग है, उसका कहने का जो तात्पर्य है कि कार्यों के आधार पे विभागीकरण होना, ना? तो इसमें कह रहा है कि द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इंटू प्राइमरी फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयी रिलेशन एंड फाइनेंस। सो ये कह रहे हैं कि इसमें जो संगठन की गतिविधियों को मैन्युफैक्चरिंग में परचेजिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयी रिलेशन, फाइनेंस से संबंधित जो प्राथमिक प्राइमरी फंक्शंस है, उसमें विभाजित किया जाता है ना? और जैसे मान लेते हैं कि इसको एग्जांपल से भी एक बता देते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे बोर्ड के डायरेक्टर हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ उसके नीचे फिर हो गए मैनेजिंग डायरेक्टर ना? मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हुए और उसके नीचे जो मान लेते हैं 3 लोग हैं, इसको डिपार्टमेंटेशन कर दिए, 4 4 मान लेते हैं। यहाँ हो गए मान लेते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, यहाँ हो गए मान लेते हैं मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ हो गए फाइनेंस मैनेजर, यहाँ पर्सनल मैनेजर। तो ये लोग कहीं हर तरीके से सॉरी कहाँ गया? तो ये लोग हर तरीके से जो है कि एक-एक कार्यों को अपना-अपना डील करेंगे। यानी इनका जो है कि एक का काम हो गया प्रोडक्ट मैनेजर का काम देखेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड, दूसरा मार्केटिंग से रिलेटेड देखेंगे, देन फाइनेंस वाला सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड देखेंगे और पर्सनल मैनेजर जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे देखेंगे। तो इस तरीके से डिपार्टमेंटेशन किया गया। सो ईच डिपार्टमेंट is headed by one responsible person who is liable for working of their department. दूसरी चीज जो है कि जो हर डिपार्टमेंट के एक हेड होते हैं और वो जो है कि उस पार्टिकुलर जो पर्सन है उसके अंदर कार्य कर रहे हैं उसके लिए वो लायबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस वर्क के लिए कि वर्क क्यों नहीं इफिशिएंटली हो रहा है, क्या उनका प्रोग्रेस है, उनकी उनकी जवाबदेही होती है। अब दूसरा आते हैं बाई प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। दूसरा जो होता है बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ डिपार्टमेंटेशन किया जाता है और कहता है कि दिस टाइप हैज बिकम ग्रेजुअली इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ना। जो बड़ा संस्थान है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है कि प्रोडक्शन के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटेशन किया जाता है। प्रोडक्ट लाइन आर सेग्रेटेड एंड प्रोडक्ट लाइन हैज इट्स ओन मैनेजर्स एंड इट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग यूनिट। तो जो भाई जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है उसमें भी यदि हम इसको जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही ले सकता हूँ कि बोर्ड डायरेक्टर, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर उसमें एक हो जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड पर्सनल मैनेजर। अब उसके अंदर जो है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, इस तरीके से कर करके हम इसी में फिर प्रोडक्ट ए सेक्शन का है, प्रोडक्ट बी का है ना। तो ये कह रहा है कि सेग्रेटेड एंड प्रोडक्ट लाइन हैज इट्स ओन मैनेजर और हर प्रोडक्ट लाइन का अपना मैनेजर है। सो इट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, अपना बनाना, उसका बेचना, इसका उस पे नियंत्रण है। सो ए सिंगल यूनिट में मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें एक सिंगल यूनिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को बना सकता है, उसको बेच सकता है। अगेन ईच डिपार्टमेंट
is responsible for manufacturing a product and selling it to its customer. ना? अच्छा, ये बनाना और बेचने की बात है कि कंपनी में जो डिपार्टमेंटेशन किया गया है उसकी क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है। ना? अब इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ईच डिपार्टमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट टू इट्स कस्टमर। और जैसे हर डिपार्टमेंटेशन की जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी उत्तरदायित्व है कि वो प्रोडक्ट को बनाए और अपने कस्टमर के पास इसको बेचे। अब हम आते हैं डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी। थर्ड पॉइंट, सो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज बाय एरिया और टेरिटरी इज कॉमन एंटरप्राइज ऑपरेटिंग ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया। जैसे एक जो व्यापक जियोग्राफिकल एरिया में जो ऑपरेट करें, उसमें यदि देखा जाए तो क्षेत्र के अनुसार विभागीकरण किया जाता है, विभाग बनाया जाता है। एंड मार्केटिंग एरिया इज ब्रोकन अप इनटू सेल्स territories and a responsible executive which put in charge of each territory. For example, we can say that this is the sales manager, and this is the manager of northern region. This is the manager of eastern region. This is the manager of southern region, and this is the manager of western region. So here managers are appointed according to the region or territory ना। तो ये चीज है। अब जो फोर्थ पॉइंट दैट इज द डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस, यानी प्रक्रिया के अनुसार। सो दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल डिस्क्रीट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी जब कोई असत एकदम लगातार, यानी जो असतत बिना जो है कि कह सकते हैं कि सेवरल डिस्क्रीट प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, कई जो असतत प्रक्रिया किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में लगा रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बाई प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि ए वेजिटेबल ऑयल कंपनी में हैव ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ, वन इज इन द क्रशिंग, सेकंड इज रिफाइनिंग, एंड थर्ड इज द फिनिशिंग। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल कर रहा है, यानी ऑयल, यानी वो क्या है, डिस्क्रीट प्रोसेस, यानी असतत प्रक्रिया है। और उसमें उसमें क्या है कि डिपार्टमेंट किया गया कि इतना सेक्शन सिर्फ क्रश करेगा, इसको ए सेक्स इसको रिफाइन करेगा, और डिपार्टमेंट जो ए क्रशिंग, बी रिफाइनिंग, और सी जो है वो फिनिश करेगा। तो इस तरीके से डिपार्टमेंटेशन को बांट दिया। अगेन इन द टेक्सटाइल मिल में हैव डिपार्टमेंटेशन ऑफ और फॉर स्पाइनिंग, वीविंग एंड डाइंग। ये भाई ये स्पाइनिंग करेगा, काटेगा, ये बुनेगा, और ये उस पर डाई करेगा। इस तरीके से डिपार्टमेंटेशन किया गया। अगेन ए वर्क दैट वुड अदरवाइज बी डन इन द सेवरल डिफरेंट लोकेशन इन एन एंटरप्राइज इज डन इन वन प्लेस बिकॉज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट यूज। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिपार्टमेंटेशन एक ही तरह की प्रक्रिया रहती है, तो उसमें हम सेग्रेटेड उसको कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में बांट देते हैं कि पार्टिकुलर यूनिट किस ऑपरेशन को अंजाम देगी। अब जो है दैट इज द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर। सो ग्रुप एक्टिविटीज दैट रिफ्लेक्ट ए प्राइमरी इंटरेस्ट इन कस्टमर्स had raised various needs of customers. So it is preferred when various needs of the customers are different in nature। कहता है कि ये जो ग्रुप एक्टिविटीज दैट रिफ्लेक्ट ए प्राइमरी इंटरेस्ट इन कस्टमर, कस्टमर की जो प्राथमिक क्या उनकी मांग है, क्या उनकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिपार्टमेंटेशन होता है। इसको एक एग्जांपल से ऐसे कहता है कि इट प्रेफर्ड व्हेन वेरियस नीड्स ऑफ द कस्टमर आर डिफरेंट इन नेचर। जब हर कस्टमर की जो जरूरत होती है उनकी अलग अलग प्रकृति है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिपार्टमेंटेशन किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि एन ऑटोमोबाइल सर्विस कंपनी में ऑर्गेनाइज इट्स डिपार्टमेंट एज हैवी व्हीकल सर्विस डिवीजन, then car service division, a scooter service division. Similarly, an educational institute may have departments for regular courses, evening courses, corresponding courses। तो इस तरीके से
हम देखें कि यदि भाई जो हैवी व्हीकल वाला देख रहे हैं कस्टमर आ रहा है तो उनके लिए ये डिपार्टमेंट है। जो कार के लिए हैं उनके लिए बी डिपार्टमेंट है। जो स्कूटर के लिए हैं उसके लिए सी डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से कस्टमर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटेशन यहाँ की जाती है। अब हम आते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन की ज़रूरत क्या है और उसका महत्व क्या है? सो इंक्रीजेज द ऑपरेटिंग स्किल एंड इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा कि उनकी ऑपरेटिंग स्किल बढ़ेगी और इफिशियंसी भी बढ़ेगा, यानी जो ऑपरेटिंग स्किल दैट इज द संचालन कौशल और दक्षता बढ़ेगी। दूसरी तरफ इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ फंक्शंस एंड फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार्यों का बंटवारा और उनकी जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट, मेक द एग्जीक्यूटिव अलर्ट एंड इफिशिएंट। कहता है कि यह जो कार्यपालक है, जो कार्यकारी है, उसको सतर्क और कुशल बनाने के लिए भी किया जाता है। द मैनेजर, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक ग्रुप है, एक डिपार्टमेंट है, एक ही तरह के एक्टिविटीज में इंगेज रहता है तो डेफिनेटली एक तरह की एक्टिविटी करते करते वो ज्यादा इफिशियंट हो जाएगा। Fourth point is the manager are given certain powers and allowed to take their own decision. So therefore it increases their prestige and skill. दूसरी तरफ जो कहता है कि मैनेजर गिव सर्टेन पावर्स एंड अलाउड टू टेक देयर ओन डिसीजन। कुछ उसको पावर दिया रहता है और उसको ये रहता है कि अलाउ रहता है कि आप डिसीजन ले जो भी ऑर्गेनाइजेशनल वेलफेयर के लिए। देयरफॉर इट इज इंक्रीजेज द प्रेस्टीज एंड स्किल्स। तो इसकी उनकी प्रतिष्ठा और कौशल भी बढ़ता है। देन मेक डिपार्टमेंटल मैनेजर इफिशिएंट। दूसरी तरफ की ये जो है कि डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको भी इफिशिएंट बनाता है, क्योंकि एक ही तरह के केस को हैंडल करते करते वो भी काफी उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। एंड दैट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज गिव्स अ स्कोप फॉर एक्सपेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू एन इंडिफिनिट डिग्री। और यह जो है एक अनिश्चित समय तक, काल तक, डिग्री तक इसको एक्सपेंड करने की भी स्कोप इसमें आता है इससे। तो इस तरीके से इसकी ज़रूरत थी। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? डिपार्टमेंटेशन क्यों करते हैं? सो फर्स्ट तो टू ग्रुप द एक्टिविटीज एंड पर्सनल टू मेक मैनेजेबल यूनिट। ना उनको एक ग्रुप करना ताकि एक्टिविटीज को और पर्सनल को, ताकि एक मैनेजेबल यूनिट में, ताकि उनको इफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। Second point is the bring a specialization in the performance of various activities. ब्रिंग ए स्पेशलाइजेशन, यानी उनके अंदर एक स्पेशलाइजेशन, एक कुशलता लाना डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज है उसमें, जो कार्य करते हैं उसमें। टू थर्ड इज द टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट फॉर अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और सभी जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब आते हैं सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो हु मेक डिसीजन? So decision making is about authority. So a question is whether authority should rest with senior management at the center of a business, or whether it should be delegated further down the hierarchy, away from the center. So, if it is concentrated on the top level, that is at the center, then it is centralized. When it is delegated to the lower levels of the hierarchy, then it is decentralized. So now we want to see that or explain that the centralization. Centralization means concentration of power and authority in few hands only at top level. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, और केंद्रीकरण में जो शक्ति का केंद्रीकरण होता है वो कुछ हाथों में टॉप लेवल मैनेजमेंट के टॉप लेवल में होता है, जहां से ऑर्डर निर्देशित किया जाता है। डिसेंट्रलाइज इज ए सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी at every level of management in all of the organization। यानी मैनेजमेंट के हर यूनिट पर उनको पावर को दे देना, डेलीगेट करना, उनको अर्पित करना, ताकि वो जो डिसीजन है वो खुद ले सके, किसी यहाँ से डिसीजन ना होकर हर यूनिट पर, हर जहाँ हेड बॉस है वो वहाँ से डिसीजन ले, यानी मैनेजमेंट के हर लेवल पे। और सो सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग। और व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग? सो एक सेकेंड।
So business with a centralized structure keep decision making firmly at top, ठीक है, of the hierarchy amongst the most senior management, and centralized decision making follow from top to द हायरार्की। ये कह रहा है कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है वो ऊपर से आता है और टॉप से हायरार्की में नीचे की तरफ आता है। ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है और वहां से डिसीजन ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ओके, अब पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्या उसका जो संभावित बेनिफिट है उसको हम देखते हैं। इजियर टू इम्प्लीमेंट कॉमन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज फॉर द होल बिजनेस। ये एक इजी होता है कोई भी कॉमन जो पॉलिसीज है उसको पूरे बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट करना। प्रिवेंट अदर पार्ट्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम कमिंग टू इंडिपेंडेंट, और दूसरे को ज़्यादा इंडिपेंडेंट ना हो कोई बिजनेस, कोई यूनिट, इस उसको भी रोकता है ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने से। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं तो खुद का डिसीजन लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हित में है नहीं है यह डिसाइड नहीं हो पाता है। इजियर टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर ना। अब जो ऊपर से इजी हो जाता है कि इसको कंट्रोल करें, कोऑर्डिनेट करें, देन इकोनॉमाइज ऑफ स्केल एंड ओवरहेड हेड सेविंग इजियर टू अचीव। तो ये जो है कि पैमाने की जो बचत है वो भी इससे हो जाती है, और जो हर ओवरहेड जो शेविंग है वो भी करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग यूजुअली इजियर टू शो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। डिसीजन यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि एक ही बॉस है, तो जो भी आया उसको ऊपर से ऑर्डर उसको फॉलो करना है, ये नहीं कि अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजन दिए। तो ये इसका बेनिफिट है। अब ड्रॉबैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मोर ब्यूरोक्रेटिक ऑफ एन एक्स्ट्रा लेयर इन द हायरार्की। ठीक है, ज़्यादा लोग हो जाएंगे, ज़्यादा मैनेजर हो जाएंगे, तो इससे ये हो जाता है कि एक हायरार्की में अलग लेयर हो जाता है, और उससे हमारा जो है कि एक्स्ट्रा बर्डन भी आ जाता है सिस्टम पे, फाइनेंशियल बर्डन भी कह सकते हैं। लोकल और जूनियर मैनेजर आर लाइकली टू बी मच क्लोजर टू द कस्टमर। अब जो है कि हेड हमारा डिसाइड कर रहा है कि हमें क्या करना है, जबकि जो लोकल है या जूनियर मैनेजर है जो ग्राउंड लेवल पे, वो लोग कस्टमर के नीड से ज़्यादा अवगत हैं, वो ज़्यादा समझ पा रहे हैं कि हमें कस्टमर के लिए क्या लेकर आना है मार्केट में, किस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, और क्या डिसीजन लेना है। लैक ऑफ अथॉरिटी डाउन द हायरार्की में रिड्यूस मैनेजर मोटिवेशन। और जो लैक ऑफ अथॉरिटी, जो नीचे के लोगों की कोई पावर नहीं है, तो इसलिए उनका थोड़ा सा मोटिवेशन जो रहता है वो मैनेजमेंट का, वो थोड़ा सा घट जाता है। ये सारी चीजें इसका ड्रॉबैक है। अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग। सो इन ए डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग इज स्प्रेड आउट टू include more junior managers in the hierarchy, as well as individual business unit or trading locations। तो कहता है कि पहले तो जो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है वो डिसीजन मेकिंग पूरे तरीके से जूनियर मैनेजर तक, पूरे हायरार्की के जो ग्राउंड लेवल पर है वहां तक फैला रहता है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज सिंपली एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। यानी जो एक डेलीगेशन, जो प्रतिनिधि मंडल है, जो सारे हमारे जो हेड्स हैं, उन सभी को पावर देना, उसका एक्सटेंशन करना ही डिसेंट्रलाइजेशन है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज ए सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ, यानी अथॉरिटी, सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड all of the organization। For example, hotel chain are particularly keen on using decentralized structure, keep sorry keen हो गया, keep यहाँ पर आएगा, keep on using a decentralized structure so that local hotel manager and staffs are empowered to make on the spot decision to handle customer problems or complaint। यानी जो क्या बोलते हैं, जो लोकल लोग, जो नीचे के लोग हैं, वो कस्टमर के क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हैंडल करना है होटल में, तो उनके लिए एक हिसाब से वहाँ पर डिसेंट्रलाइज रहता है। पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्या संभावित इसके लाभ है।
डिसीजन आर मेड क्लोजर टू द कस्टमर। ठीक है, जो डिसीजन लिया जाता है वो कस्टमर के हित में होता है, क्योंकि जो डिसीजन लेने वाला है वो कस्टमर के काफी करीबी है, यानी डिसेंट्रलाइज में नीचे तक पावर है, और वो व्यक्ति जो कि कस्टमर से डेली उसका जो है कि कम्युनिकेशन है, तो वो डिसीजन लेता है तो उसके हित में नजदीक होता है। बेटर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द लोकल सर्कमस्टांसेज, यदि कुछ लोकल होता है तो उसमें अच्छी रहती है कि उसको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है। इम्प्रूव लोकल लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, लोकल लेवल पर कस्टमर सर्विस से सुधरता है। एंड कैन इलेबल द फ्लैटरी हायरार्की ना, और एक फ्लैटरी जो है कि इसमें हायरार्की को भी वो इनेबल करता है। गुड वे ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग जूनियर मैनेजमेंट, तो एक अच्छा तरीका है कि जो जूनियर लोग हैं उनको एक अच्छा तरीका यह है कि उसको ट्रेनिंग उसका होता है, उसको हम डेवलप कर पाते हैं मैनेजमेंट देखने के लिए। उसकी जो स्किल भी डेवलप होती है इससे। फैसिलिटेट एम्पावरमेंट एंड इम्प्रूव स्टाफ मोटिवेशन, इससे लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है, होता है, सशक्त होते हैं, और जो है कि उनकी स्टाफ का जो मोटिवेशन है वो भी थ्रू आउट द पीरियड इससे इम्प्रूव करता रहता है। तो ये सारी चीजें इसमें आप देखे हैं। उसके बाद जो है रिलीव्स सॉरी रिलीव्स टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम वर्कलोड, और इससे जो टॉप मैनेजमेंट पर ज़्यादा एक्सेस वर्कलोड है वो भी कम होता है। एनकरेज लोअर लेवल एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव, जो छोटे छोटे एम्प्लॉय हैं उनको भी हम एक तरह से प्रोत्साहन देते हैं कि वो इनिशिएटिव ले। पॉसिबल ड्रॉबैक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, सो डिसीजन मेकिंग इज नॉट नेसेसरली स्ट्रेटेजिक। अब इसका एक ड्रॉबैक है कि जो डिसीजन उस लेवल पर लिया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक हो। हार्डर टू इंश्योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड पॉलिसी टू ईच लोकेशन, और ये टफ हो जाता है कि जो पॉलिसीज है जिसको प्रैक्टिस करना हर लोकेशन पर उसका प्रैक्टिस हो पाए, ठीक ना, क्योंकि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। हार्डर टू अचीव टाइट फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क ऑफ कॉस्ट ओवर रन, ये भी है कि जो टाइट फाइनेंशियल कंट्रोल है वो भी उसमें करना मुश्किल है। हैम्पर्स इन्फॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग, जो एक इन्फॉर्म डिसीजन सोचे कि हम हो जाए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी संभव नहीं है। इंक्रीजेज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड अपॉइंटमेंट लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, तो इससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। हर लोकल लेवल पे एक मैनेजर होंगे तो उसकी सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग होगी, तो वर्क का भी डुप्लीकेशन हो रहा है कि जो चीफ है वो भी वही काम कर रहा है, लोकल लेवल पर भी वही काम कर रहा है। तो इससे एक जो है कि फाइनेंशियल कह सकते हैं या वो लोड बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पर, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो डिफिकल्ट फॉर टॉप मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल, लेकिन सबसे बड़ी जो कंट्रोल है वो टॉप मैनेजमेंट यदि चाहे कि कुछ पूरे पर कंट्रोल करे तो उसके लिए ये टफ हो जाता है। Delegation and decentralization. So when delegation is systematically practiced so in all department and at all levels, it is result in decentralized structure. जब जो डेलीगेशन को सिस्टमेटिकली हर लेवल पे प्रैक्टिस किया जाता है, हर लेवल पे इसको डेलीगेट किया जाता है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। Delegation is essential for each organization while decentralization is optional ना, वो ऑप्शनल है, लेकिन डेलीगेशन आप जो है हर ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पे इट इज इसेंशियल। बिकॉज हम इसमें करते क्या है ना डेलीगेशन में कि हम अपने कुछ कार्यों को किनको सौंपते हैं, यानी पावर अथॉरिटी, इसको जैसा कि अभी हम दिखाएंगे नीचे में। डेलीगेशन रेफर टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, तो इसलिए है कि वो क्या है कि जो सुपीरियर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देते हैं, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, कुछ पावर देते हैं टू डू द सम वर्क ना, ताकि कुछ काम करे। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या है। तो फर्स्ट नेचर ऑफ जॉब में देखते हैं, तो यह कहता है डेलीगेशन इज ए कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन।
इसलिए ज़रूरी है कि कोई जो हेड है वो सभी काम नहीं करेगा, इसलिए वो अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करता है। जैसे प्रिंसिपल साहब ही हेड हैं, यदि एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया जाए, तो सारा काम तो खुद नहीं करेंगे। वो अपने पावर को किसी को हॉस्टल इंचार्ज, किसी को केवाईपी 1 का, किसी को केवाईपी 2 का, किसी को एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर, ना किसी को टीपीओ, इस तरीके से अपने पावर को उन्होंने डेलीगेट किया है। ओके, ताकि वर्क सही से हो पाए। तो एक चीज़ है कि जो ये कंपल्सरी एक्ट है, बिकॉज़ इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन, ना, तो कोई भी इंडिविजुअल इस तरह का कार्य नहीं कर सकता सिर्फ अकेले। अब डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, इट इज डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये उनका ये है कि विभेद पर उस लेवल पे किया जाता है, ये एक ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कंपल्सरी है, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है वर्क। अब आते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन, सो मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, हेंस लेस फ्रीडम टू टेक ऑन डिसीजन। डेलीगेशन में क्या होता है कि अपना डिसीजन कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि वहाँ सुपीरियर का कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, कि लेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालक है, जो कार्यकर्ता है, उस पे कम कंट्रोल होता है जो मेन बॉस का, हेंस ग्रेटर फ्रीडम टू वर्क, इसलिए उनको ज़्यादा काम करने की आज़ादी होती है। स्टेटस, इट इज द प्रोसेस फॉलो टू द शेयर टास्क, ये प्रोसेस जो शेयर टास्क में फॉलो किया जाता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ना, ये टॉप मैनेजमेंट में जो पॉलिसी डिसीजन होता है उसका रिजल्ट डिसेंट्रलाइजेशन। अब स्कोप जो है वो डेलीगेशन का, इट हैज नैरो स्कोप एज इट इज limited to superior and his immediate subordinate. Okay, it has a wide scope as it implies extension of delegation to the lowest level of management. तो इसका स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि पूरी तरीके से पावर को यहाँ आ गया, जो है कि डेलीगेशन को पूरा एक्सटेंड कर दिया गया लोअर डिसेंट्रलाइजेशन में। इसमें सिर्फ जो अथॉरिटी दी गई और लिमिटेड टू द सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट, जो है जस्ट जो उसके सबऑर्डिनेट जो अधीनस्थ है उनके पास, इसलिए इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है, कम है। पर्पस क्या है, टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर, जो हाई अथॉरिटी है, जो कंपनी का मैनेजर है, उसका जो वर्कलोड है, उसका बोझ है, उसको कम करना ही डेलीगेशन का उद्देश्य होता है। इसका होता है इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो अधीनस्थ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता देकर मैनेजमेंट में जो जो है कि उनका रोल को बढ़ाना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का वर्क और डिसीजन क्विकली लिया जा सके, तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। और इसके बाद जो है कि ये आपको इस लेक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है, इसको आप सोल्व करके अपने लर्निंग को आप चेक कीजिए। और ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप ऊपर ना समझ में आए तो यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक सेकेंड लगता है, रिकॉर्डिंग हैज ओ ओके, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, इसमें पढ़े आज की क्या होता है डिपार्टमेंटेशन, यानी फंडामेंटल्स एंड टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, नाउ